जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें कि हमारे सभी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करके उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला हमारा प्रश्न है 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें जो संख्या दी गई है वो 140। 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके उनके गुणनफलों के रूप में लिखना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह से जो गुणनखंड करते हैं 140। ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या अभाज्य जिसका हम भाग देंगे 140 में 2 है, वो हो जाएगा 70 बार। ठीक है, फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है 35 बार। अब 35 में 3 का नहीं जाता और 3 के बाद में 5 का जाता है 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब इन्हें हमें गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी है 2, तो इसे लिख देंगे हम 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 और यही क्या है हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये हमें अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया है। उसके बाद में अगली संख्या है हमारी 156। तो 156 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। हमारी जो संख्या है वो है 156। ठीक है, तो यहाँ पर 156 को हम उनके गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ से इकाई का अंक सम है तो 2 का भाग जाता है 7 बार 15 में और 1 16 हो गए 8 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 3 बार और 9 बार। अब 39 में 3 का भाग जाएगा 1 और 3 बार और 13 भी क्या है अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का भाग जाएगा। तो 156 के जो गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यही क्या है हमारे इस प्रश्न के उत्तर है। 156 के अभाज्य गुणनखंडों को हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। अगला हमारा प्रश्न है 3825 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अगली हमारी दी गई संख्या है 3825। ठीक है, तो 3825 को हम गुणनखंडों में व्यक्त करके इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 3825। अब यहाँ इकाई का अंक विषम है तो हमारा 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें। अब इसमें 3 का भाग जाएगा ये देखने के लिए कि इन पूरी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। इन पूरी संख्याओं का योग है 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचे 22, 7 तिया 21, 1 बचे 15, 5 तिया 15। ठीक है, उसके बाद में फिर 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 5 और 7 12, 2 14 और 1 15, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 4 बार गया इसमें 7 में 3 दूना 6, फिर 1 बचे 15, 5 तिया 15। ठीक है, फिर अगली संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसके लिए इन सारी संख्याओं का योग करेंगे। अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 5 और 2 7 और 4 11, तो 11 3 से विभाजित नहीं होती तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इकाई का अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 8 पंजो 40, 2 बचे 25 हो गए 5 25। ठीक है, फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 और 1 बचे 5 एकम 5 और 3 बचे 35, 7 पंजो 35। ठीक है, अब 17 भी अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा 1 बार। ये हो गए हमारे इस 3825 के गुणनखंड। अब इनको हम लिखेंगे गुणनफल के रूप में 3825, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये हो गए 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये हमारे गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गए जो 3825 के गुणनखंड है।
अगला हमारा प्रश्न है, इसमें 5005 को हमें गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। 5005 को हमारी जो दी गई संख्या है वह है 5005, ठीक है। तो इसको हम गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे पहले, उसके बाद में गुणनफल के रूप में गुणनखंड करके 5005। इसमें 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई-अंक विषम है। 3 का जाएगा, तो हम इन पूरी संख्याओं का योग करेंगे। अगर योग में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग इसमें जाएगा। तो 5 और 5 10 होते हैं, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें 5 का ही भाग जाएगा। 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पर इकाई का अंक 1 है तो 5 का नहीं जाएगा। अब इसके बाद में 7 है अगली हमारे पास में अभाज्य संख्या, तो 7 का देंगे। 7 और 3 बचे 30, 7 चौक 28, 2 बचे तो 21 हो गए। 7 या 21, तो 7 का जा रहा है। 7 एकम 7, 3 बचे तो 30 हो गए। 7 चौक 28 होते हैं, 2 बचे 21 हो गए। 7 या 21, ठीक है। उसके बाद में 143, इसमें 7 दूना 14, 7 का नहीं जा रहा, तो 7 के बाद में अगली संख्या है अभाज्य 11, तो 11 का जाएगा 14 में। 11 एकम 11, 3 बचे 11 तिया 33, और 33 में 13 का जाएगा। 33 में 11 का 3 बार गया, और अब अगली संख्या है 13, तो 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। तो इसके हमारे जो 5005 है, इसके जो गुणनखंड आए हैं वो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यह इन्हें हम गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। ये हमारा इसी प्रश्न का प्रश्न संख्या 4 है। अगला हमारा प्रश्न है 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अगली हमारी दी गई संख्या है 7429, ठीक है। तो 7429 को हम पहले गुणनखंडों में लिखेंगे और उसके बाद में इनको गुणनफलों के रूप में व्यक्त करेंगे। इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 का देंगे तो 3 इन संख्याओं का योग कर लेंगे। 9 2 11 और 4 15, 15 और 7 22, तो 4 का भी 3 का भी नहीं जाता। 5 का इसमें जाएगा नहीं। 7 का 7 एक बार 0, 7 छंगे 42, और 7 का भी पूरा पूरा नहीं जाता। उसके बाद में 11, 11 छंगे 66 और बचे 8, 11 7 77, 5 बचे नहीं जाएगा। 11 के बाद में 13 का देंगे तो 13 पंजे 65, और हमारे पास 9 बचे हैं। 9 में 3 छके 78, 23 ताम 91, 1 बचा और 19 हो गए। 13 का नहीं जाएगा। 13 के बाद में 17 का जाएगा। इसमें 17 एकम 37 क्या होना, 17 चौक 68, 17 पर पीछे 17 चौक 68, 4 और बचे 6, 17 चौक 68 हुए। उसके बाद में बचे इसमें कितने 6 को यहाँ 62 हुए। 70 51 ना हुए, 51 62 में से 51 गए तो 11 और 11 119 हुए, और 119 में कितनी बार जाएगा, और 119 में जाएगा 7 बार, ठीक है। तो इसमें जाएगा 17 का भाग। 17 दूना 34, 70 51, 17 चौक 68, ठीक है। 6 बचे 62 हो गए। 17 दूना 34, 70 51, 9 2 11 बचे 119 हो गए। 17 7 119, ठीक है। उसके बाद में इसमें 17 का जाएगा नहीं जाएगा। 17 दूना 34, 6 और 3 9 बचे। 17 51, 17 चौक 68, 17 55 नहीं जाएगा। तो इसके बाद में हम देंगे अगली संख्या है हमारे पास में 19, तो 19 दूना 38 और बचे 5, 19 × 57, 19 दूना 38, 19 × 57, ठीक है। अब 23 क्या है, अभाज्य संख्या है ये भी, तो इसमें भी 23 में 1 बार जाएगा। तो यहाँ से हम 7429 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे वह है 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। ये पहले प्रश्न के जो हमारे दिए गए थे 5 प्रश्न दिए गए थे पहले प्रश्न में, ठीक है। तो ये हमारा 5वां प्रश्न है। 5 प्रश्न दिए गए थे कुल, तो 5 प्रश्न हो गए। उसके बाद में हम प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये हमें जांच करनी है। पहले इन युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है 26 और 91 का हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद में एचसीएफ इंटू एलसीएम
और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल की हम जांच करेंगे। हमारी जो संख्या दी गई है 26 और 91, इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच करना है कि इनके LCF और HCF का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 26 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 26 का हमने गुणनखंड के रूप में 2 का भाग देंगे इसमें 13, और 13 में 13 का जाएगा एक बार। उसी तरह से 91 में हम देंगे, 91 में 3 का तो जाएगा नहीं, 5 का नहीं जाएगा, तो 7 का जाएगा। 7, 7 एकम 7 बचे 2, 7 तिया 21। ये 13 में 13 का भाग जाएगा एक बार। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड है वो तो क्या है 26 के, तो 2 गुणा 13, और जो 91 के गुणनखंड है वो है 7 गुणा 13। ठीक है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है दोनों, ये भी अभाज्य संख्या है दोनों, ये भी अभाज्य संख्या है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड किए हैं हमने। अब इनमें 26 और 91 के जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे वो तो क्या होंगे, इनके HCF होंगे। ठीक है, तो इसमें भी 13 गुणनखंड है और इसमें भी 13 गुणनखंड है, तो दोनों में जो जिसकी कम से कम घात होगी वो लेंगे। तो 13 की घात 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 13 की घात 1 है। तो HCF में हम क्या लेते हैं, HCF में हम उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसकी न्यूनतम घात को लेते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड, अब उभयनिष्ठ क्या होता है, जो इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में है। ठीक है, तो 26 और 91, तो 26 और 91 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की जो न्यूनतम घात होती है, क्या लेते हैं, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लेते हैं। उसका गुणनफल क्या है, 13 की घात 1 है। ठीक है, इसमें भी 13 की घात 1 है, इसमें भी 13 की घात 1 है, तो 13 क्या होगा, इन दोनों 26 और 91 का महत्तम समापरिवर्तक। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, ये महत्तम समापरिवर्तक। उसके बाद में हम इनका लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करेंगे। तो जो LCM होता है, LCM होता है वो इन सभी संख्याओं जो गुणनखंड होते हैं इनकी उच्चतम घातों का गुणनफल होता है। ठीक है, जो सभी गुणनखंड होते हैं उनकी उच्चतम घातों का गुणनफल होता है, तो वो होगा 2 गुणा 13 गुणा 7। इसमें 2 की घात उच्चतम 1 है, 13 की भी 1 है और 7 की भी 1 है। ठीक है, तो सभी की घात 1 1 है, तो 13 91 और 91 को 2 से गुणा करें 2 और 9 2 ना 18, 182 क्या होगा, LCM होगा। LCM क्या होता है, तो 26 और 91 के अधिकतम घातांक में सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना है, 182। तो 182 क्या होगा, हमारा LCM होगा। HCF होगा 13 और HCF होगा 13 और LCM होगा 182। अब हम इनके HCF और LCM को के गुणनफल को दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर में करके देखेंगे कि ये सत्य है या इनका गुणनफल बराबर होता है या नहीं। हमारे 26 और 91 के जो HCF आया है वो है 13 और जो LCM आया है वो है 182। अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, 26 को 91 से गुणा करेंगे तो 26 एकम 26 का 6, फिर 26 को 9 से गुणा करेंगे, 9 6 54 का 4, हासिल का 5। यहाँ पर हासिल लगेंगे अपने पास में 9 6 54, 54 और 2 56 होंगे। ठीक है, 56 हो जाएंगे। फिर हासिल के 5 और 9 2 18 और 18 और 5 23, 2366 क्या आया है अपना इन संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम ज्ञात करेंगे कि HCF इंटू LCM क्या होता है, इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर, मतलब 26 और 91 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा जो LCM और HCF क्या है 13 गुणा 182, तो 13 दूना 26, 13 इंटे 104, 104 और 2 106, 10 हासिल के 13 और 10 23, ये 2366 ही हमारा इसका इन दोनों का गुणनफल आया है। तो संख्याओं का गुणनफल और जो HCF और LCM का जो गुणनफल है
वो समान आया है, तो हमारा ये प्रश्न भी क्या है, सही है। तो हमने यहाँ पर इस प्रश्न में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके और उन दोनों संख्याओं को गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल को बराबर करके जांच की है। अगला हमारा प्रश्न है, इसी प्रश्न संख्या 2 में 510 और 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को एलसीएफ और एलसीएम के बराबर में रख जांच करके देखना है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 का दूसरा, दी गई जो हमारी संख्या है 510 और 92, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इनके बराबर में रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इनका हम गुणनखंड करके इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। 510 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, बाजी गुणनखंड। 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 दूना 4, 1 बचे 11 हो गए, 2 पंजो 10 और फिर 1 बचा 10 हो गए और 1 बचा 10 हो गए, तो 5 दूना 10। ठीक है, फिर अब 3 का जाएगा इसमें, 5 5 10 है, 2 12 में जाता है 3 का, तो इसमें भी 3 का जाएगा। 8 तिया 24, 1 बचे 5 तिया 15। अब 8 और 5 13 होते हैं, तो इसमें 3 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का, तो 5 एकम 5 7 पंजो 35 और 17 में 17 का भाग 1 बार। ठीक है, तो इस जो 510 के गुणनखंड आए हैं वो आए हैं हमारे पास में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब हम 92 के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर 2 का जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब 23 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही जाएगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 92 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23, तो मतलब 2 की घात कितना है, 2 गुणा 23। अब एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उनकी निम्नतम घात लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ होना चाहिए वो गुणनखंड, वो इसमें भी होना चाहिए, 510 का भी गुणनखंड होना चाहिए और 92 का भी गुणनखंड होना चाहिए। उसकी हम क्या लेंगे, निम्नतम घात। तो 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 1 तो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में 23 है इसमें, और इसमें 23 नहीं है, और ये जो गुणनखंड है वो इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, केवल 2 होगा। और एलसीएम जो है वो एलसीएम हम ज्ञात करेंगे, इनके जो गुणनखंड है उनकी अधिकतम घातों का गुणनफल होगा। तो 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 लेंगे हम, क्योंकि अधिकतम घात लेते हैं। 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, उसके बाद में 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, 17 की घात 1 है और 23 की घात 1 है। इन सबको हम गुणा करेंगे तो इनका जो गुणनफल होगा 2 दूना 4, ये हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंजो 60, और 60 को हम 17 से गुणा करेंगे तो 17 दूना 34, 17 तिक्यावन 17 चौक 68, 17 85, 70 छक्की 102, तो 102। 1020 को हम 23 से गुणा करेंगे तो 0, 23 दूना 46 और 23। ठीक है, 23,460 जो है हमारा क्या आया है, इसका एलसीएम आया है। 23,060 क्या आया है, हमारा एलसीएम आया है। हमने इन सबको गुणा किया है, इनके जो अधिकतम घात है गुणनखंडों की अधिकतम घात, उभयनिष्ठ घात नहीं लेते इसमें हम, एलसीएम में लेते हैं दोनों जो संख्या है उनके गुणनखंडों की अधिकतम घात को लेते हैं। तो 23,460 के आए हैं अपने पास, इनके एलसीएम आया है। अब हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 510 और 92। ठीक है, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, 92 को करेंगे हम 0 से तो 0, और 92 को 1 से करेंगे तो 2, और फिर 92 को हम 5 से करेंगे, हासिल के 9 बचे अपने पास में 1 से गुणा करने पर, और 92 को 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, और 10 और 9 19, 19 का 9, हासिल का
1 और फिर 5 को 9 से करेंगे, 9 पंजे 45, 45 और 1 हो जाएगा 46। ठीक है, तो कितना आया 46,920। अब हम इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल को भी करके देखेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ भी करेंगे हम, तो अपना कितना हो जाएगा 23,460। तो क्या है अपना एलसीएम है और 2 क्या है एचसीएफ। तो 0 6 दूना 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूना 8 और 1 9 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, 46,920। तो अपना इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्या है समान है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों की जांच की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेष बचे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पे एक जो प्रश्न बचा है उसको हल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।